Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with narrative writing. हमने आज narrative writing को पढ़ना है, वहीं से हम शुरू करेंगे. Narrative writing क्या होती है? आपको इसका थोड़ा सा आइडिया तो होगा बिकॉज 8th क्लास में आप लोगों ने स्टोरीज़ लिखी हैं, उससे पहले भी आप लिखते आए हैं. लेकिन जो पहले स्टोरीज़ लिख रहे थे और इन स्टोरीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा और मैं आज आपको सिखाऊंगी कि आपने किस तरीके से लिखनी है. अच्छा, तो जो नैरेटिव राइटिंग होती है बेसिकली हम इसको स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं. स्टोरी राइटिंग और नैरेटिव राइटिंग एक ही बात है. अब नैरेटिव राइटिंग होती क्या है? नैरेटिव राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट टेल्स अ स्टोरी. इट कैन बी रियल और इमेजिनरी एंड यूजुअली इंक्लूड्स कैरेक्टर्स, अ सेटिंग, अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन. तो आपकी जो भी स्टोरी होगी उसके अंदर कुछ चीज़ें होना ज़रूरी हैं. एक वो चीज़ वो कहाँ पर जो स्टोरी है वो आपकी टेक प्लेस हो रही है. फॉर एग्जाम्पल आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्कूल के अंदर हैं, तो स्कूल उसकी सेटिंग हो सकती है. सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, कौन सा सीज़न है, ये सब कुछ उसकी सेटिंग के अंदर आएगा. फिर उसी तरह उसके अंदर कैरेक्टर्स कौन होंगे, हीरो, विलन वगैरह, प्रोटैगनिस्ट, एंटेगनिस्ट वगैरह. इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी और वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी स्टोरी के एंड तक. आपको याद होगा आपने थर्स्टी क्रो पढ़ी होगी, ग्रीडी डॉग पढ़ी होगी 8th क्लास के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारी स्टोरीज आपने देखी हैं. उन सब स्टोरीज़ के अंदर एक मोरल होता था. उस मोरल के साथ साथ ना एक प्रॉब्लम था जिस प्रॉब्लम को आपने रिजॉल्व किया था एंड तक. जैसे अगर थर्स्टी क्रो की बात करें तो वहाँ पे एब्सेंस ऑफ वाटर एक प्रॉब्लम था और फिर पानी मिल जाता है उसको, क्रो को, तो वो वहाँ से उड़ जाता है, राइट. तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. उसी तरह ग्रीडी डॉग के अंदर भी आपने देखा एक मोरल था, ठीक है, तो वो भी वहाँ पे भी एक मोरल एक सोल्यूशन की तरफ लेके जाता है. उसी तरह यूनिटी, स्ट्रेंथ, जितनी भी स्टोरीज आपने पढ़ी है ना उन सब में एक प्रॉब्लम था और एंड पे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, ठीक है. उसी तरह आपकी जितनी भी स्टोरीज होंगी जो हम लिखेंगे, जो हम पढ़ेंगे, उन सब में इसी तरीके से एक प्रॉब्लम आएगा और उसका एक सोल्यूशन होगा. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नैरेटिव राइटिंग का पर्पस क्या होता है. सबसे जो पहला पर्पस है इसका वो है टू एंटरटेन रीडर्स, टू शेयर एक्सपीरियंस, टू टीच अ लेसन और मोरल, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड आइडियाज़. तो जब भी आप एक स्टोरी लिख रहे होंगे आपने ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है कि आप किस पर्पस के लिए स्टोरी लिख रहे हैं. क्या वो एंटरटेनमेंट का पर्पस है सिर्फ? क्या आपने कोई एक मैसेज भी कन्वे करना है उसके साथ साथ? क्या आप पे कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग? तो आपने इन सब चीज़ों को देखते हुए अपनी स्टोरी लिखनी है. अब नैरेटिव राइटिंग की जो एग्जांपल्स हैं उसके अंदर शॉर्ट स्टोरीज भी होती है, नॉवेल्स होते हैं, फेरी टेल्स होते हैं, फेबल्स वगैरह, पर्सनल एक्सपीरियंसेस लोग लिखते हैं. ये सारी चीज़ें नैरेटिव राइटिंग की ही एग्जांपल्स हैं. लेकिन आज जो हम चीज़ सीख रहे हैं ना वो शॉर्ट स्टोरीज सीख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में 9th में तो अभी नहीं लेकिन 10th में आप लोगों के पास शॉर्ट स्टोरी आपके एग्जाम में आएगी जिसमें आपने एक स्टोरी वहाँ पे बनानी होगी. तो हम पहले इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं. मेन एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग. सबसे पहला जो मेन एलिमेंट है वो है प्लॉट. प्लॉट क्या होता है? प्लॉट इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी. एक स्टोरी के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस में हो रहे हैं. जिस सीक्वेंस में वो इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम प्लॉट कहते हैं. ओके. इट शोज व्हाट हैपन्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड. ये हमें बताता है शुरू से लेके एंड तक कौन सी चीज़ किस तरीके से हो रही है, किस पॉइंट पे क्या है, कौन सा एक्शन होगा, किस पॉइंट पे स्टोरी कहाँ मूव करेगी, कहाँ पे स्टोरी के अंदर प्रॉब्लम जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा और कहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व करा दिया जाएगा. A plot usually follows a structure called the plot diagram. अच्छा, अब जो आपका प्लॉट होता है ना वो एक प्लॉट डायग्राम को फॉलो कर रहा होता है. वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ बना के कि किस तरीके से होता है. पहले हम एलिमेंट्स देख लें सारे, फिर मैं आप लोगों को उन एलिमेंट्स को प्लेस करके दिखाऊंगी ग्राफ के अंदर कि आपकी जो स्टोरी का ग्राफ है वो किस तरीके से बनना चाहिए. तो जो सबसे पहला एलिमेंट है वो है एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन इज बेसिकली बिगनिंग ऑफ द स्टोरी, जहाँ पे आप अपनी स्टोरी को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है. द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आर इंट्रोड्यूस्ड. आपने डिफरेंट मूवीज़ देखी होंगी. उन मूवीज़ के अंदर आपने देखा है ना कि एक फॉर एग्जांपल अगर एक क्लासरूम सेटिंग है ना तो जो कैमरा है वो मूव करता आएगा कैरेक्टर से होता होता मेन कैरेक्टर पे आके रुकेगा, ठीक है. फिर उसको कोई फ्लैशबैक देना शुरू कर देगा या उसको इंट्रोडक्शन देना शुरू कर देगा कि वो कैरेक्टर कौन है, या सब कुछ इस तरह की चीज़ें. बिल्कुल उसी तरह जब अपनी स्टोरी लिखते हैं ना आप, तो उसमें भी आप अपनी सेटिंग को और इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर को एक्सपोजिशन के अंदर ही लिख देते हैं. आप स्टार्ट करते वक्त इन सब चीज़ों को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं, अपने कैरेक्टर्स को, अपने मेन कैरेक्टर को, ओके. और साथ साथ आप क्या करते हैं, आप अपनी सेटिंग को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, क्योंकि ये आपकी ना शॉर्ट स्टोरी है. इसमें हमारे पास मार्जिन नहीं है कि हम पहले बहुत लंबी लंबी कहानियाँ लिखें और उसके बाद हम कैरेक्टर पे लेकर आएँ. नहीं, तो हमने क्या करना है, हमने अपने पहले पैराग्राफ के अंदर ही जहाँ पे हमने सेटिंग को इंट्रोड्यूस कराना है कि क्लासरूम है और ये सब कुछ है, और साथ ही हमने क्या करना है, हमने अपने कैरेक्टर को भी वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया. फिर क्या है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है ताकि आप मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा सकें,
सेटिंग्स दिखा सके कि सेटिंग क्या है, उसके अलावा गिव्स इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड डिटेल्स, ठीक है। और क्या करता है, ये हमें बैकग्राउंड डिटेल्स भी दे देता है कि जो कैरेक्टर है उसका बैकग्राउंड क्या है, जो जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं वो इसमें हमें नज़र आ जाती हैं। अली लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन्स। अब देखिए क्योंकि आपकी शॉर्ट स्टोरी है ना, तो आप एक लाइन के अंदर भी सेटिंग और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अली लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन। अब हमने ये भी बता दिया कि वो कहाँ रहता है, ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट लाइन में बता देंगे ऑन अ सनी डे, और फिर आगे से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने शॉर्ट स्टोरी के अंदर, जिसमें आपके पास 120 to 150 वर्ड लिमिट है, उसमें आप इतना ही जो है वो सेटिंग या फिर कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन इस तरीके से दे सकते हैं। फिर आता है हमारे पास दूसरी चीज़ होती है राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन वो वाला पॉइंट होता है जहाँ पे प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो जाती है, जहाँ पे पता चल जाता है कि कैरेक्टर ने एक प्रॉब्लम फेस करनी है, यहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। द इवेंट्स दैट बिल्ड सस्पेंस एंड लीड टू द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। तो राइजिंग एक्शन इज द पॉइंट जहाँ पे जाकर आपकी स्टोरी के अंदर अब कोई प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जहाँ पर प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज योर राइजिंग एक्शन। इसका पर्पस क्या है, ये इंटरेस्ट और टेंशन क्रिएट करता है स्टोरी के अंदर। इसके अलावा इट शोज चैलेंजेस फेस्ड बाय द कैरेक्टर्स। अब देखिए, अब इसकी एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे। अली डिस्कवर्ड दैट द विलेज वाटर सोर्स वाज ड्राइंग अप। अब पानी जो है ना वो ख़त्म हो रहा है आपकी गांव के अंदर, अली के गांव के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो इनिशिएट हो गई, ठीक है। प्रॉब्लम की बेसिक चीज़ यहाँ पर आ गई। फिर आगे चलते हैं क्लाइमैक्स पे। दिस इज़ द मेन पार्ट। क्लाइमैक्स जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। The most exciting or important part of the story where the main conflict reaches its peak. अब क्या होता है, जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कैरेक्टर प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाला है एंड पे, जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम पीक पे पहुंच जाती है। जिस तरीके से आपने मूवीज़ में देखा होगा, इंटरवल या इंटरमिशन लिखा हुआ आता है, तो वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका क्लाइमैक्स होता है। ओके फिर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है। अली क्लाइंब द डेंजरस माउंटेन ड्यूरिंग अ स्टॉर्म टू फाइंड वाटर। अब अली ने क्या किया, वो एक जो डेंजरस माउंटेन है उसको क्लाइंब करके गया है, ठीक है, वो फाइट कर रहा है। अब देखिए, जब ये क्लाइमैक्स वाला पार्ट आता है ना, तो अक्सर आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ड्रामास में भी देखा होगा कि क्लाइमैक्स बेसिकली टेंशन वाला पार्ट होता है, सस्पेंस होता है कि या तो हीरो मर जाएगा या हीरो जो है वो अपनी जो चीज़ है उसको विन कर लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सिचुएशन क्रिएट होती है वो क्लाइमैक्स होता है। जैसे अब यहाँ पर है कि वो बहुत डेंजरस माउंटेन को पार करके जा रहा है पानी को ढूंढने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो उसको तंग कर सकती हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं, हीरो मर भी सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। जब इस तरीके की सिचुएशन होती है वो आपका क्लाइमैक्स होता है। अब हर सिचुएशन के अंदर जो क्लाइमैक्स है वो ज़िंदगी मौत का मसला नहीं होगा, वो आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरीके की है। फिर क्या है फॉलिंग एक्शन। अब फॉलिंग एक्शन जो है ये अब क्या करता है, जब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की तरफ जाना शुरू होती है ना, अब कोई एक ऐसा इवेंट होगा जो आपको बताएगा कि चीज़ें जो है वो रिजॉल्व होने की तरफ जा रही हैं। जिस तरीके से आपका राइजिंग एक्शन था ना, जो प्रॉब्लम की तरफ लेके जा रहा था, उसी तरह ये फॉलिंग एक्शन आपको रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाता है। द इवेंट दैट हैपन आफ्टर द क्लाइमैक्स, जो भी क्लाइमैक्स के बाद इवेंट होगा जो कि रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा, वो क्या होगा, वो फॉलिंग एक्शन होगा। ये क्या करता है, ये बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ लेके चलता है। अब देखिए, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है। अली फाउंड अ हिडन स्प्रिंग एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। अब अली ने वहाँ पे क्या किया, उसको एक पानी की जगह मिल गई और उसने क्या किया, उसने गांव के लोगों को उसके बारे में बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अब जगह मिल गई है, अभी तक वहाँ तक पहुँचे नहीं है। अब आता है लास्ट पार्ट, दैट इज रेजोल्यूशन, इसको कंक्लूजन भी कहते हैं। अब ये होती है द एंडिंग ऑफ द स्टोरी वेयर द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व। अब ये वो पॉइंट आता है जहाँ पे प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गई है, प्रॉब्लम खत्म हो गई, ठीक है। अब वो क्या होता है, ये क्या करता है, ये एंड कर देता है, ठीक है, गिव क्लोजर टू रीडर्स, शोज द फाइनल आउटकम। ये क्या करता है, ये फाइनल आउटकम को शो करता है। अब जिससे एग्जाम्पल लिखी हुई है, द विलेजर्स सेलिब्रेटेड एंड थैंक्ड अली फॉर सेविंग द विलेज। अब क्या है, अब उनको पानी भी मिल गया, उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और सब कुछ वहाँ पे रहना शुरू हो गए। तो दिस इज हाउ यू बिल्ड अ स्टोरी, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए ना, इन लाइन्स को यूज करते हुए आप एक अपनी छोटी सी स्टोरी भी बना सकते हैं 150 वर्ड्स की, जिसमें आपको 2-3 सेंटेंसेस हर उस पर ना पॉइंट पे ऐड करने पड़ेंगे और आप उसको अच्छे तरीके से अपनी स्टोरी बना सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप इस पे काम ज़रूर करें। अब जो प्लॉट स्ट्रक्चर डायग्राम है ना, वो मैं आपको सिखाती हूँ, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखी है, उस एग्जाम्पल को माइंड में रखते हुए, या फिर हम किसी और एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। अब सबसे पहले ये देखें, आपका ग्राफ जो है ना वो ऐसे बनता है। ये जो जगह है ना, ये वाली, दैट इज योर एक्सपोजिशन।
ठीक है, हम एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आसानी से नजर आ जाए। अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, दिस इज योर राइजिंग एक्शन। ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्लाइमैक्स है, देख रहे हैं, पीक जिसे हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर। और फिर ये हमारे पास फॉलिंग एक्शन आ जाता है, और ये हमारे पास रेजोल्यूशन। तो अब एक काम करते हैं, हम कोई ऐसी स्टोरी को पिक करते हैं जो स्टोरी आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है अपने सिलेबस के अंदर, 8th क्लास में पढ़ी हो या उससे पहले पढ़ी हो। थर्स्टी क्रो की बात कर लेते हैं। अब थर्स्टी क्रो में आपको याद होगा एक्सपोजिशन क्या थी। Once there was a crow who was thirsty and there was no water for crow, something like that, ठीक है। इस तरह की आपकी एक्सपोजिशन थी जिसमें हमें पता चल गया था कि एक क्रो भी है, वो थर्स्टी भी है, ठीक है, और वहाँ पे इधर घूम रहा है। और वो क्या था, नहीं थर्स्टी नहीं, रुके, ये हमारी प्रॉब्लम आ जाएगी। हम इसको थर्स्टी वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। हमें पता चल जाता है कि एक क्रो है और वो हॉट समर के अंदर कहीं पे एक गार्डन के अंदर घूम रहा है। तो ठीक है, वो जो गार्डन था और जो हॉट समर था, बेसिकली वो आपकी सेटिंग हो गई और इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर हो गया, ये आपकी एक्सपोजिशन हो गई। फिर राइजिंग एक्शन क्या था, वो थर्स्टी था एंड देयर वाज नो वाटर। वाटर की एब्सेंस क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे इनिशिएट कर रही है। फिर क्लाइमैक्स आता है कि जब वो हर जगह पानी को ढूंढ रहा है एंड देयर वाज नो वाटर फॉर द क्रो, राइट। अब ये क्लाइमैक्स है क्योंकि उसको पानी नहीं मिला तो वो तो मर जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फॉलिंग एक्शन की तरफ। उसको पानी नजर आता है लेकिन वो पानी बहुत लो है, उसके वो पीने के काबिल नहीं है, ठीक है। और फिर जब उसके अंदर वो कंकर डालता है, दैट इज दी फॉलिंग एक्शन, कि अब उसके पास एक सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। और फिर रेजोल्यूशन क्या है कि पानी ऊपर आया, उसने पानी पिया और वो उड़ गया। तो इसी तरह से जो भी आपकी स्टोरी होगी, उस स्टोरी के अंदर प्रॉपर एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन और रेजोल्यूशन, ये पांचों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, ओके। और ये ग्राफ देखें, बिल्कुल उसी तरह आपकी एक्सपोजिशन बिल्कुल स्मूथली आएगी, प्रॉब्लम इनिशिएट हुआ, ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ, ग्राफ आपका ऊपर पीक पे पहुंचा जहाँ पे क्लाइमैक्स आ गया, फिर वहीं से नीचे आके एग्जैक्ट राइजिंग एक्शन के पैरेलल आ रहा है फॉलिंग एक्शन, और फिर क्या है रेजोल्यूशन। अब आपकी स्टोरी के अंदर जो वर्ड काउंट है वो भी इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। जितनी मेहनत आप उसके एक्सपोजिशन पे कर रहे हैं उतनी ही क्लाइमैक्स पे होगी, सॉरी उतनी ही रेजोल्यूशन पे होगी। सिमिलरली जितनी मेहनत आपकी राइजिंग एक्शन पे हो रही है, जितने वर्ड्स वहाँ लग रहे हैं, जितनी सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो रही है, उसी तरह आपकी फॉलिंग एक्शन क्रिएट होगा। फिर क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स जो है वो सेपरेट होगा, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो है प्रॉब्लम, सस्पेंस और सही तरीके से इस तरीके से आप उसको क्रिएट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर हमारे पास जो दूसरी मेजर चीज़ है ना, वो है कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर, और कैरेक्टर की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अच्छा, कैरेक्टर्स आर द पीपल, एनिमल्स और क्रिएचर्स इन अ स्टोरी। अब आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्टोरी लिख रहे हैं। इसमें आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके इंसान हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, कोई भी चीज़ आप उसके अंदर कैरेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो टाइप ऑफ कैरेक्टर है ना, दो मेजर टाइप्स होती हैं जिसको हम कहते हैं, एक मेन कैरेक्टर होता है और एक उसका जो ओपोनेंट होता है। मेन कैरेक्टर को हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट या हीरो भी कहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो आपका ओपोनेंट होता है, जो एंटेगनिस्ट होता है, उसको विलेन भी कहते हैं। तो हर स्टोरी के अंदर एक हीरो और एक विलेन आपको नजर आएगा। इसके अलावा साइड कैरेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेन कैरेक्टर है ना, पहले प्रोटैगनिस्ट, वो क्या होता है, द सेंट्रल कैरेक्टर अराउंड हुम द स्टोरी रिवॉल्व्स, जिसके इर्द गिर्द आपकी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व कर रही होती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारा जो हैरी पॉटर की एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हैरी पॉटर के अंदर जो हैरी पॉटर हिमसेल्फ वाज द मेन कैरेक्टर, वो लीड था, राइट। उसी तरीके से आपकी कोई भी फेवरेट स्टोरी हो सकती है, स्नो वाइट हो सकता है, कोई भी, उन सब के अंदर जो मेन कैरेक्टर होगा, जिसके अराउंड पूरी की पूरी स्टोरी रिवॉल्व करेगी, वो आपका मेन कैरेक्टर होगा, जो कि एंड पे विन कर रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ओपोनेंट की बात करें या एंटेगनिस्ट जिसको हम विलेन भी कहते हैं, उसकी बात करें, तो वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव फोर्स होगी, ठीक है। द पर्सन और फोर्स दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स फॉर द मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो जो मेन कैरेक्टर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होगा, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो, वो क्या होगा, वो एंटेगनिस्ट होगा या फिर वो विलेन होगा, ठीक है। जैसे हैरी पॉटर के अंदर वोल्डेमॉर्ट था। इसके अलावा अगर आप देखें थर्स्टी क्रो के अंदर जो पानी की एब्सेंस थी, दैट सिचुएशन वाज द ओपोनेंट, ठीक है। उसी तरीके से आपकी हर स्टोरी के अंदर आपके पास एक कैरेक्टर मेन होगा और एक क्या होगा, उसका ओपोनेंट होगा। जैसे स्नो वाइट के अंदर स्नो वाइट और उसकी स्टेप मदर जो थी वो उसकी एंटेगनिस्ट थी,
तो इसी तरीके से हर स्टोरी के अंदर आपके पास मेन कैरेक्टर होना ज़रूरी है, प्रोटैगनिस्ट होना ज़रूरी है, और एंटेगनिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पर्सन और सिचुएशन होना ज़रूरी है। साइड कैरेक्टर्स भी आप एक दो लिख सकते हैं। अब 150 वर्ड की स्टोरी के अंदर अगर आप साइड कैरेक्टर्स लिखना शुरू करेंगे, उनकी डिटेल्स ऐड करना शुरू करेंगे, तो मेन प्लॉट के लिए तो वर्ड्स ही नहीं बचेंगे। तो आपने ख्याल करना है कि आप 2 या 3 कैरेक्टर से ज़्यादा कैरेक्टर्स अपनी स्टोरी के अंदर इंट्रोड्यूस ना करें। फिर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स वही जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है। ये स्टोरी को सिर्फ डेवलप करने में हेल्प करेंगे आपकी। अच्छा, अब कैरेक्टराइजेशन करनी कैसे होती है? एक जो गुड कैरेक्टर होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहले तो रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सुपर नेचुरल लग रहा हो, कि अलग जो हमारी हम जिससे रिलेट ही ना कर पाए, ठीक है। तो रियलिस्टिक होना ज़रूरी है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग होना ज़रूरी है। फिर डायनेमिक हो, ठीक है, उसके अंदर चेंजेस आ रहे हो। आपको पता है 2 तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है फ्लैट कैरेक्टर और एक होता है राउंड कैरेक्टर। राउंड कैरेक्टर वो होता है जो स्टोरी के साथ साथ डेवलप होता है। शुरू में वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एंड पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो फ्लैट कैरेक्टर होता है ना, वो शुरू में जैसा होता है एंड तक वैसे ही रहता है। तो यूजुअली जो आपके ओपोनेंट होते हैं या जो आपके एंटेगनिस्ट होते हैं, विलन होते हैं, वो फ्लैट कैरेक्टर्स होते हैं, और जो आपके हीरोज होते हैं ना, वो आपके राउंड कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो डेवलप होते हैं। शुरू में स्टोरी के हर इंसान जो है वो एक नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन वो अपनी सर्कमस्टांसेस से, अपनी चीज़ों से, इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, चेंज होते हैं। फिर कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। जो एक्शन, अब जो देखें, जो जिस तरह का आपने कैरेक्टर दिखाया है ना, उसके एक्शंस उसके साथ मैच करने चाहिए। ये ना हो कि एक जगह पे वो बहुत वीक दिखा रहे हैं और अगले ही मूवमेंट वो बहुत स्ट्रॉन्ग, नहीं, वो डेवलपमेंट जो है वो नज़र आनी चाहिए। अब आपके पास क्योंकि 150 वर्ड्स हैं, तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि इतनी डेवलपमेंट वाली तरफ ना लेके जाए अपनी स्टोरी को। एक बेसिक स्टोरी रखें जिसमें कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए, थोड़ी सी कैरेक्टर की डिटेल्स दी, और प्रॉब्लम प्लॉट पे फोकस करें। अच्छा, अब आप कैरेक्टराइजेशन जो है वो शो किस तरीके से कर सकते हैं? एक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, डायलॉग्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डायलॉग, अब आपकी स्टोरी क्योंकि 150 वर्ड्स की, वहीं पे दोबारा बात आ जाती है, क्योंकि आपने 150 लिमिट में रहना है। तो आपने क्या करना है, आपने जो अपनी स्टोरी है उसके अंदर एक डायलॉग ऐड कर सकते हैं। एक कन्वर्सेशन के लिए 2 लोगों की बात, जिसे आप कह सकते हैं अ पेयर ऑफ जो कन्वर्सेशन है उसकी बात कर रहे हैं, कि एक बंदे ने एक बात की और दूसरे ने उसका रिस्पॉन्स किया। कुछ इस तरीके से आप एक दफ़ा इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करिएगा। थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है, आप दिखा सकते हैं कि उसका थिंकिंग प्रोसेस दिखा सकते हैं, उसकी फीलिंग्स को शो कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट वर्ड्स। उसके अलावा अपीयरेंस आप दिखा सकते हैं कि उसने किस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, उसके बाल के बारे में बात कर सकते हैं, कुछ भी आप कैरेक्टर के बारे में इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसका रिएक्शन ऑन अदर पीपल्स रिस्पॉन्स आप दिखा सकते हैं। फिर आते हैं सेटिंग। सेटिंग तो हमारा सबसे पहला वाला पार्ट था, राइट। सेटिंग क्या है? सेटिंग टाइम और प्लेस को कहते हैं जहाँ पे एक स्टोरी होती है। फिर उसके अलावा सेटिंग के अंदर क्या क्या आता है? प्लेस आती है, फॉर एग्जाम्पल आपको स्कूल हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, विलेज हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है। इसके अलावा टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि स्टोरी किस टाइम पर हो रही है। सुबह का टाइम है, रात का टाइम है, विंटर सीजन है, पुराने वक्त हैं, ये कौन है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है। अब अपनी स्टोरी को वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो है वो वहाँ पर दिखा रहे हैं, या किस जगह पे आप उसकी सेटिंग दिखा रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। फिर एटमोसफियर या मूड आप कह लें, तो उसके अंदर क्या है, ये फीलिंग लेकर आता है आपकी सेटिंग के अंदर, कि वो मिस्टीरियस है, हैप्पी है, स्केरी है, पीसफुल है। तो आप ये भी अपनी सेटिंग के अंदर ये चीज़ें दिखा सकते हैं। तो सेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो भी आपका रीडर है ना, उसको इमेजिन करने में हेल्प करती है। जब आपके रीडर ने स्टोरी स्टार्ट की और आपने उसके दिमाग में एक पिक्चर जो है वो शो कर दी, तो अब वो जो राइटर है वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होगा, और इसके अलावा वो पिक्चर उसके दिमाग में बहुत क्लियर तरीके से बन सकेगी। उसकी इमेजिनेशन जो है वो उसको इमेजिन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा मूड और एटमॉस्फेयर को क्रिएट करता है, कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, और स्टोरी को रियलिस्टिक बनाता है। फिर आते हैं हमारा जो पार्ट है नेक्स्ट, वो है थीम। थीम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मेन मैसेज, जो मोरल होता है आपकी स्टोरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हर स्टोरी के अंदर कोई मोरल होना चाहिए। अब ऐसे नहीं करना आपने कि आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उसमें आपके पास जो है वो बहुत ही सुपर नेचुरल स्टोरी हो, एक तो जैसे आपने ज़ॉम्बीज़ भी दिखा दिया उसके अंदर, और उसके अंदर जो है वो, या फिर आपने उसमें वॉयलेंस बहुत ज़्यादा दिखा दी। तो आपने अपनी स्टोरी के अंदर कोशिश करना है इस तरह की चीज़ें आप ना लिखें, बल्कि आप जो स्टोरी लिख रहे हैं उसके अंदर एक कोई मेन मैसेज हो, एक बहुत अच्छा सा, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंडशिप की थीम हो सकती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ की थीम हो सकती है, उसके अलावा लॉयल्टी की हो सकती है, कोई भी इस तरीके से चीज़ जो आपको लगता है कि एक मोरल
ठीक रहेगा, एक लेसन ठीक रहेगा, तो आप उसके अराउंड अपनी स्टोरी लिख सकते हैं। ये मैंने कुछ कॉमन थीम्स लिखी हैं, जैसे ऑनेस्टी है, फ्रेंडशिप है, करेज है, काइंडनेस है, हार्डवर्क है, फैमिली लव है, नेवर गिविंग अप है। तो आप इस तरीके से बहुत सारी स्टोरीज अपनी खुद बना सकते हैं। अच्छा, अब टॉपिक और थीम में क्या डिफरेंस होता है? टॉपिक एक वर्ड हो सकता है, एक सिचुएशन हो सकती है, लेकिन थीम बेसिकली जो मोरल उसके अंदर होगा, जो लेसन होगा ना, वो होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप आपका टॉपिक है, तो उसके अंदर थीम आपकी ये होगी, ट्रू फ्रेंडशिप रिक्वायर्स लॉयल्टी। अब उसके अकॉर्डिंग आप पूरी की पूरी स्टोरी बिल्ड करेंगे। उस तरह का करेज है, करेज हेल्प्स पीपल ओवरकम फियर। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्टोरी एक फियर के अराउंड या एक उसके बना सकते हैं। फिर उसकी क्या है, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी बिल्ड्स ट्रस्ट, तो अब आप इसमें भी फ्रेंड्स की कोई स्टोरी बना सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से भी डिस्कस कर चुके हैं प्लॉट के अंदर। ठीक है, और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो कॉन्फ्लिक्ट आपके क्लाइमेक्स के अंदर जो प्रॉब्लम रिजॉल्व होनी है उसका ही कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा कैरेक्टर्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, जो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू पीपल। अब वो आपके एंटेगनिस्ट और प्रोटेगनिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैरेक्टर वर्सेस नेचर, अ स्ट्रगल अगेंस्ट नेचुरल फोर्सेस। ठीक है, एक स्ट्रगल आपकी नेचुरल फोर्स के साथ चल रही है, वो भी एक हो सकता है। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एन इंटरनल स्ट्रगल विद इन द कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है वही जो है ना, वो चीज़ों अपने दिमाग के अंदर ही गुजर है कि ये ठीक है या ये ठीक है। ठीक है, राइट और रॉन्ग के बीच में हो सकता है वो कॉन्फ्लिक्ट। तो वो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं, या कैरेक्टर वर्सेस सेल्फ भी कहते हैं। कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट विद रूल्स और सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब देखें, जैसे हम कहते हैं ना, जो सोसाइटी के कुछ चीज़ें होती हैं जो जैसे जो सोसाइटी के नॉर्म्स बन चुके हैं, जो कि गलत चीज़ें भी सोसाइटी का पार्ट बन चुकी हैं, आप उसके अगेंस्ट भी एक कैरेक्टर की जो है वो स्ट्रगल दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू, अब आपने जो स्टोरी लिखनी है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखनी है। ठीक है, अब आप इसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव, थर्ड पर्सन, 3 तरह के होते हैं ना हमारे। उसमें से जो आप फर्स्ट पर्सन में लिख सकते हैं, आई से स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर थर्ड पर्सन से स्टार्ट कर सकते हैं, ही शी, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 पर्सपेक्टिव इसमें आते हैं, 2 पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और वी को यूज करते हैं। ठीक है, आई वॉक्ड इनटू द डार्क रूम, जिस तरीके से आप खुद यू आर द कैरेक्टर। ठीक है, जब आप फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे तो उसमें आप क्या होंगे, यू आर द कैरेक्टर, यू आर वन ऑफ द कैरेक्टर, और आप जो है वो स्टोरी को नरेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपने अपने आप को कैरेक्टर नहीं बताया और आप नरेटर हैं खाली, तो फिर भी आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं, ठीक है, और आप सिर्फ शो कर रहे हैं, अब अपने आप को नहीं दिखा रहे, दैट वुड बी थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, और उसमें आप करेंगे शी ओपन द ओल्ड डोर केयरफुली, समथिंग लाइक दैट। तो जो भी आप इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब लैंग्वेज फीचर्स जो आप नैरेटिव राइटिंग में यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं? आप डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, डायलॉग्स यूज़ करेंगे, सेंसरी डिटेल्स ऐड करेंगे, फिगरेटिव लैंग्वेज ऐड करेंगे। इसमें आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए। अब ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्टोरी को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहले, स्टार्ट विद एन इंटरेस्टिंग ओपनिंग। आपने एक इंटरेस्टिंग ओपनिंग से स्टार्ट करना है। डिवेलप क्लियर कैरेक्टर्स, उसके बाद आपने अपने कैरेक्टर्स को क्लियरली डिवेलप करना है। यूज डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स। अब डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स आपने सेटिंग के लिए भी देनी है और कैरेक्टर के लिए भी देनी है। एक दफ़ा आपने इमेज ज़रूर क्रिएट करना है अपने रीडर के माइंड में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, बिल्ड सस्पेंस। आपने सस्पेंस बिल्ड करना है। वो किस तरीके से करेंगे, वो प्रॉब्लम के थ्रू कर सकते हैं, वो थोड़ा सा आप इस तरीके से लेके चल सकते हैं। फिर कीप इवेंट्स ऑर्गेनाइज, तो जो आपके इवेंट्स हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होने चाहिए, जैसे हमने प्लॉट का ग्राफ देखा है, बिल्कुल उसी तरीके से। इंक्लूड डायलॉग नेचुरली, आपने जो डायलॉग्स हैं उनको बिल्कुल नेचुरली लिखना है, वो लगे ना कि बस अपने फेक चीज़ जो है वो लिख के वहाँ पर छोड़ दिया। एंड विद अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन और लेसन, और आपने एक अच्छे कंक्लूजन के साथ, एक लेसन के साथ उसको एंड करना है। बिल्कुल एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए कि आपने प्रॉपर जितना राइजिंग एक्शन को टाइम दिया है उतना ही फॉलोइंग एक्शन को टाइम देंगे, तब आपकी रेजोल्यूशन होगी। ठीक है, स्टोरी ऐसे नहीं लगनी चाहिए कि आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से बना हुआ हो कि आपने यूं ऊपर गए और फिर एकदम से यूं गिर गए। नहीं, वो प्रॉपर तरीके से यूं नीचे आके यूं एंड होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक यहाँ पे हमारे पास सैम्पल है शॉर्ट स्टोरी का, आप इसको देख सकते हैं, द लॉस्ट वॉलेट। ठीक है, ये आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करूँ ताकि आपको पूरी स्टोरी एक दफ़ा नज़र आ जाए। ठीक है, आई होप दिस इज विजिबल। इज इट विजिबल? अच्छा, ओके, तो आई होप देख ली होगी आप लोगों ने भी। हम इसको दोबारा से ऐसे कर लेते हैं जहाँ से आपको सही से नज़र आ जाए।
Okay, the lost wallet. Ahmed was a hardworking boy who lived in a crowded city. Every morning, he walked to school through through a busy market filled with noisy shopkeepers and colorful stalls. अब देखें, ये हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया, कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन भी आ गया कि अहमद कौन है, वो एक हार्ड वर्किंग बॉय है, ठीक है. अहमद इज अ हार्ड वर्किंग बॉय हु लिव्ड इन अ क्राउडेड सिटी. ये हमें पता चल गया सेटिंग उसकी कि वो क्राउडेड सिटी में रहता है. अब उसका बैकग्राउंड आ रहा है कि वो हर सुबह क्या करता है, ही वॉक टू स्कूल थ्रू अ busy market filled with noisy shopkeepers and colorful stalls. So when you read this kind of paragraph, a picture comes in your mind. एक पिक्चर आपके दिमाग में बनती है, राइट. अभी जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में एक मार्केट प्लेस भी आ रहा है, एक बच्चा भी आ रहा है जो कि जा रहा है इस तरीके से एक जगह से गुजरता हुआ. तो जिस तरीके से आपने अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है, आपकी स्टोरी के अंदर भी एक प्रॉपर जो सेटिंग है वो नज़र आनी चाहिए, एक पिक्चर रीडर के दिमाग में बननी चाहिए. फिर आगे देखें. अभी देखिए, one rainy afternoon, Ahmed noticed a leather wallet laying near a fruit shop. He picked it up and opened it carefully. Inside were some money, cards, and an old photograph of a family. अब क्या है, ये प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो गई. ठीक है, प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो गई. हमें पता चल गया कि एक जो है वो रेनी आफ्टरनून था और उस टाइम पे उसको एक वॉलेट मिलता है वहाँ पर, और क्या है वो उसको खोल के देखता है, उसके अंदर उसके पैसे भी हैं, कार्ड्स भी हैं और एक फैमिली की पिक्चर भी है. ठीक है, फिर क्या होता है, अहमद फेल्ट कंफ्यूज्ड. ही नीडेड मनी फॉर हिज स्कूल बुक्स, but he also knew the wallet belonged to someone else. After thinking for a while, he decided to find the owner. अब क्या है, अब देखिए ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया कैरेक्टर के दिमाग का. ठीक है, कि वो सोच रहा है, उसको पैसों की ज़रूरत भी है, लेकिन उसे पता है कि सही क्या है गलत क्या है. ठीक है, तो ये एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमें यहाँ पे नजर आ रहा है उसके अंदर. फिर क्या है, he asked several shopkeepers if they recognized the wallet. Finally, an old man rushed towards him with tears in his eyes. The wallet belonged to him. He had lost it while buying medicine for his wife. अब क्या है, अब यहाँ पे देखें, अब स्टोरी का एक और चीज़ आती है. अब यहाँ इस स्टोरी के अंदर जो है उसको पता चल गया है, उसने he has found the person. ठीक है, उसने उस बंदे को ढूंढ लिया है जिसका वो वॉलेट था. ठीक है, और वो एक ओल्ड मैन है and he was also worried about his wallet. The old man thanked Ahmed warmly and offered him a reward, but Ahmed politely refused. The old man smiled and said, "Your honesty is your greatest reward." Ahmed walked home proudly, feeling happier than ever before. अब ये जो देखेंगे, जो फीलिंग है ना एंड पे, ये उसकी रेजोल्यूशन है. ठीक है, कि उसने किसी की हेल्प की और किसी भी लालच के बगैर, जहाँ पे उसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिला इस चीज़ का, अगर हम इस टर्म में बात करेंगे अपेरेंटली. लेकिन क्या है, उसका रिवॉर्ड यही था कि जो उसकी ये जो उसने कितने अच्छे तरीके से उसकी हेल्प की, और उसने जो यहाँ पे उसकी ऑनेस्टी इज़ बेसिकली द रिवॉर्ड. ओके, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपके ये सामने आपकी स्टोरी है जिसको मैंने पढ़ के भी आपको सुना दिया है, आप इसको देख भी सकते हैं. अब इस स्टोरी के अंदर से ना आपने मुझे बताना है कि मेन कैरेक्टर कौन है, सेटिंग कौन सी है इसकी, कॉन्फ्लिक्ट क्या था, क्लाइमेक्स क्या था, थीम क्या था, और इसमें मोरल लेसन क्या था. तो आई कैन गिव यू 2 minutes फॉर दिस, क्योंकि छोटी सी स्टोरी है और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया है. कुछ चीज़ों को तो मैंने बता भी दिया था, पॉइंट आउट भी कर दिया था, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू सी द स्टोरी अगैन, आई कैन शो इट टू यू. आपने देख लिया कि आपने मेन कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, थीम और मोरल लेसन, इसको फाइंड आउट करना है. ये स्टोरी आपके सामने है. टेक 2 minutes एंड फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट्स. आई होप आप लोग इसको कर पा रहे होंगे. बहुत आसान है. जस्ट रीड इट अगेन एंड फाइंड आउट ऑल दीज थिंग्स. ओके, अच्छा, अब टाइम थोड़ा कम है तो आप इसको यहाँ पे पॉज करके भी काम कर सकते हैं. उसके या आप एक काम करिएगा, इसको कमेंट सेक्शन में भेज दिएगा. वैसे तो मेरे नीचे लिखे हुए हैं, मैं चाह रही थी आपको भी दिखा दूँ, लेकिन आई थिंक दिस इज़ बेटर कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भेजें कि आप लोगों ने जो मेन कैरेक्टर कौन सा है, सेटिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, क्लाइमेक्स क्या है, थीम क्या है, मोरल लेसन क्या है. आप यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया, आपने इन चीज़ों को फाइंड आउट किया, तो मैं आपको वहाँ पर रिस्पॉन्स कर दूँगी. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़.